हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आप सभी के पहले यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। अब तैयारी करेंगे हम जीत की। तो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बज चुके हैं सुबह के 10। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे और जय श्री राम। तो जैसे कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि हमने जो अपनी सीरीज चलाई है वो हम यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल को पॉइंट ऑफ व्यू से करते हुए प्रैक्टिस सेट अपने लगा रहे हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की जगह, तो आज आपके लिए सरप्राइज था। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो कर रहे हैं वो 18 और 17 यानी 17 फरवरी 2024 और 17 फरवरी 18 फरवरी 2024 को जो 4 शिफ्टों में हमारे एग्जाम हुए थे, लेकिन जो एग्जाम रद्द हो गया था, तो उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने 4 की 4 शिफ्ट के हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट आए थे वो सभी मैंने आपको सुबह 10 बजे आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। आज जो हम अपना सेशन करने वाले हैं वो हम मानसिक अभिरुचि संपूर्ण करेंगे और ये हमारे एक मिनी मैराथन के जैसा होगा। आज हम जो सेक्शन करने जा रहे हैं ये पार्ट 2 करने जा रहे हैं। मैंने वहाँ जब पहले घटना चक्र की टो सीरीज कराई थी तो 1 घंटा 48 मिनट की मैंने वहाँ पर क्लास ली थी। तो मैंने उसमें 1 घंटा 48 मिनट में जितने भी टो सीरीज के 10 टेस्ट पेपर में मानसिक अभिरुचि के और पुलिस के बिहेवियर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ वहाँ पर डिस्कस कर दिए थे। यानी कि पार्ट 1 आपका 1 घंटा 48 मिनट का हो चुका है। अगर आपने वो सेशन नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके आप वो सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं पार्ट 2, हम जो करेंगे इसमें 18 तारीख की फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में जितने भी क्वेश्चन आए हैं दोनों शिफ्टों में वो सभी मिलाकर आज के दिन यानी पार्ट 2 में हम मानसिक अभिरुचि में कंप्लीट अपना करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हर शिफ्ट में चाहे 17 की देख ले चाहे आप 18 की देख ले, 10 क्वेश्चन हर एक सवाल में आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि 10 क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट करते हैं। 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्लास में आपके लिए हिंदी, रीजनिंग, साइंस, मैथ हो चाहे आपकी जीके जीएस हो, इस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मानसिक अभिरुचि की क्लास भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने और क्लासों को इतना प्यार दिया है, इतना महत्व दिया है, आप भी इसी क्लास को इतना प्यार और महत्व देंगे और बने रहेंगे अपने चैनल के साथ। मैंने आपके लिए ही ये प्लेटफॉर्म को बनाया गया है और आपको देखते हुए ये सारे क्वेश्चन पेपर रखे गए हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं मानसिक अभिरुचि का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से तैयार होंगे और अपने इस टेस्ट पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, मुझे ऐसी आपसे उम्मीद है। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत लेकर चलती हूँ आपके आज के मानसिक अभिरुचि पार्ट 2 पर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। तो पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसको समझना है, तभी आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन इस वजह से देना पड़ता है कि क्योंकि क्लास की भूमिका भी जमानी होती है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं से भी आए और कुछ भी उठाकर आपके सामने परोस दिया जाए, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। कि खाने को अगर सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाए, परोसा जाए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन देना आप सभी के सामने है। तो आप ये मत कीजिएगा कि दीदी क्या है सबसे पहले क्लास में इंट्रोडक्शन देती है। तो इंट्रोडक्शन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के सामने अपनी भूमिका जमाने के लिए। अब हम बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना आप करेंगे ना मैं करूंगी। बाद में जो हमारी क्लास एंडिंग होगी, अगर कुछ शब्द मुझे वहां पे कहने होंगे तो मैं आप सभी से बोलूंगी। अब मेरा पूरा फोकस और आपका फोकस क्वेश्चन और आंसर पर रहेगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यक्ति अब जो एक व्यक्ति है पिता आपके पास आता है। जो एक व्यक्ति है लेकिन वो पिता है, वो आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आपको आगे पढ़ेंगे, आपको क्या करना चाहिए। तो पहले तो हो गया आपका क्वेश्चन स्टूडेंट, पहले तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है कि कोई व्यक्ति था। आप यही मान के क्वेश्चन को करना कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, जैसा वो क्वेश्चन में कहेगा। तो आप एक पुलिस अधिकारी हैं, कोई व्यक्ति आता है जो एक पिता है पुत्री का, वो कहता है कि जो उसकी बेटी थी वो 23 वर्षीय है और वो अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसके अनुसार आप क्या करेंगे। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है यदि सहमति हो तो अपराधी आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है अपहरण का मामला दर्ज करके उसकी जांच करनी चाहिए। तो बताइए आप क्या करेंगे अगर आपके सामने ऐसा केस आ जाता है, तब आप उस स्टेज पे जाकर क्या करेंगे। तो आप बताएंगे हम क्या करेंगे। हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के भी, यदि सहमति होगी तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, आपको यह पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि सबसे पहले अगर आपके समझाने
या आपसी निपटान से या आपसी सुलह से अगर मामला सिमट जाता है तो पहले आपको वही करना चाहिए। अगर जब आपकी बहुत ही हद पार हो जाए, कोई ना समझे, तब जाके आपको एक्शन लेना है। लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपको सहमति से या कुछ भी सुलह अगर करके मामला वही शांत हो जाता है तो सबसे पहले वही क्वेश्चन को आपको अपना टिक मार के चलना है। तो जिस प्रकार से ऑप्शन नंबर के भी हमारा क्वेश्चन होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी भी लगाया होगा। क्यों? अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। देखिए, जांच तो होगी, लेकिन अगर वो मामला पहले ही सिमट जाता है, अगर लड़की मान जाती है, लड़का भी मान जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो उस वजह से आप ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब आप क्या करते हो? ऑप्शन नंबर डी करते। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? आप हमेशा यही समझ के चलेगा कि अगर कोई भी मामला आपसी सहचार्य के द्वारा शांत हो जाता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप उसको देंगे। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर ऐसा ही इन फ्यूचर एग्जाम में पूछता है तो आप अपने क्वेश्चन को सही करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टर जो पंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे हैं। एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है, तो आप उस प्रकार क्या करेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? यानी कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, जो कट्टरपंथी संगठन होते हैं उसके उत्पीड़न से आपको धमकियों का सामना करना पड़ता है। तो एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी आपको मिलती है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 है प्रक्रिया के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है जोड़े को सार्वजनिक बातचीत संपर्क से बचाने के लिए सलाह देनी चाहिए या बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। उनको स्वैच्छिक भौतिक शारीरिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है जोड़े को सुरक्षा कवर या घेरा और सुरक्षित आगमन का प्रदान करना चाहिए। यानी कि कोई एक अंतरधार्मिक जोड़ा समझते हैं कि यानी कि जो क्या है अंतरकास्ट जो होते हैं ना, जैसे मान लो कि कोई लड़का मतलब एक अलग धर्म का है और लड़की दूसरे धर्म की है, तो उसको बोलते हैं आप अंतर धार्मिक जोड़ा। तो अगर ऐसी आपको आपके सामने केस आता है तब आप क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 131 है। इसका क्या है नंबरिंग थोड़ी कट होगी तो 131 क्वेश्चन में था। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का आप क्या आंसर करेंगे? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी सही जवाब हो जाएगा। जोड़े को आप सुरक्षा प्रदान करेंगे और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए, यही आपकी क्या है फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो हमारे क्वेश्चन को जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। आई होप आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर को डी को टिक किया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है 132। क्वेश्चन है हमारा कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है, तो आपको क्या करना चाहिए? यानी कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, जो प्रबंधन है, जो वहाँ का जो मतलब मैनेजमेंट संभालता है, उसके साथ क्या है वेतन को विवाद को लेकर जो वहाँ के श्रमिक थे, लेबर थे, जो उनका हेड था, उनसे क्या है आवश्यक जो सेवाएं थी उन्हें बंद करने की धमकी दी थी कि अगर हमारा वेतन नहीं मिलेगा तो हम क्या है यहाँ पर काम नहीं करेंगे। उस प्रकार के वहाँ वाद विवाद हो जाता है, तब आप क्या करेंगे? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास में, आप बताएंगे कि अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है जो भी वहाँ पर जो प्रणधारकों को जो बीच विवाद है समाधान के लिए संवाद की सहायता करनी चाहिए। जो ऑप्शन नंबर सी है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के प्रयास को बलपूर्वक रोकना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है जो व्यवधान की धमकियों के लिए यूनियन का जो नेता है उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो जल्दी से बताइए आप क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 132 का करेंगे सही जवाब, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि अगर वहाँ पर जो प्रणधारकों के बीच अगर वो विवाद समाधान संवाद से सिमट जाता है, सुलझ जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या है वही ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। तो आपकी प्रायोरिटी के अनुसार, क्वेश्चन की प्रायोरिटी के अनुसार जो हमारा क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के भी, सबसे पहले हमको वही पॉइंट को चुनना है कि जहाँ पर आपसी निपटारा हो जाए, सुलह के द्वारा ही मामला निपट जाए, केस वहीं शांत हो जाए, आगे ना बढ़े। तो ऑप्शन नंबर के भी हमारा सही जवाब होगा। आपको अपनी मेंटेलिटी को उसी प्रकार से बिठाना है कि ये सोच लीजिएगा कि ये हमारा क्या है एग्जाम में चल रहा है, और एग्जाम में आपको किस मेंटेलिटी से क्वेश्चन को करना है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 133 है। जो हमारे पीडीएफ वाले भैया थे उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन के नंबर को कर दिया डिसमिस, कोई बात नहीं।
आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉरपोरेट धमकी की जांच की विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है आपको। यानी कि आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। तो आप उस तरह क्या करेंगे उस सिचुएशन में? तो आप बताएंगे मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटारे यानी समझौते को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के बाद प्रतिबंध होना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है किसी भी अन्य गवाह का रिकॉर्ड कि आगे की ओर जांच को टाल देना चाहिए, कि यानी कि जो भी हमारा रिकॉर्ड चल रहा है उसकी जांच को हम आगे की ओर टाल दें। या ऑप्शन नंबर डी है कानूनी जांच के तहत दोषी ठहराए जाने वाले सबूतों के आंशिक रूप से हटा देना चाहिए। तो बताइए आप क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 133 का सही जवाब होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि धोखाधड़ी की आपको पूरी निष्पक्ष जांच करनी है और जांच करने के लिए आपको प्रतिबंधित होना चाहिए। यानी कि आप क्या करेंगे? निष्पक्ष जांच करेंगे, उसके लिए आपको अपनी प्रतिबंधित होना चाहिए, आपको सजग होना चाहिए, अपनी ड्यूटी को बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपको निभाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर के बी इस क्वेश्चन का बनेगा राइट जवाब। आई होप आपने भी इस सवाल को अच्छे से हैंडल किया होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे? यानी कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और अपने क्षेत्राधिकार में क्या होता है कुछ अज्ञात जो है हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाना है, तो आप कैसे सुलझाएंगे? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने आता है मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि संपूर्ण क्षेत्रीय आबादी की पूर्ण डीएनए प्रोफाइलिंग करनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे में डेटा माइनिंग यानी खंगालना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है हिंसक अपराध इतिहास वाले सभी मौजूदा दोषियों से पूछताछ करनी चाहिए। तो बताइए अगर आपके क्षेत्राधिकार में अज्ञात जो आपको क्या कहा जाता है कि यहाँ पर जितनी भी अज्ञात हत्याएं हुई हैं उनकी श्रृंखला को आपको सुलझाना है, तो आप उसको कैसे सुलझाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 134 का कीजिएगा सही जवाब। मैं आपके जवाब का कर रही हूँ इंतजार। देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे दीदी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के ए, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से जो व्यवहारिक पैटर्न का आपको अध्ययन करना चाहिए, यही हमारे क्वेश्चन का सही तरीका हो जाएगा इसको हैंडल करने का। क्योंकि जो भी व्यक्ति हत्या करता है कि आप क्या करेंगे उनकी सबकी जो मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग होगी आप वो बना लेंगे और एक व्यवहारिक पैटर्न तैयार कर लेंगे, और जिस प्रकार से क्या है आप हत्याओं की जो श्रृंखला होगी आप उसको सुलझाने में आपको मदद मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर के हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो चलिए मैं इसको पहले जूम कर देती हूँ। पहले आप पढ़ेंगे क्वेश्चन और उसके बाद पढ़ेंगे आप ऑप्शन। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन है कि आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ अच्छा आपका तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ेगा। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है, तो आप क्या करेंगे? तो चलिए कभी कभी क्या होता है कि जब आप कहीं किसी एक ही पुलिस स्टेशन में लगातार कहीं रह लेते हैं तो वहां पर रहने वाले व्यक्तियों से आपका क्या तालमेल बैठ जाता है, काफ़ी अच्छी आपकी जान पहचान हो जाती है, लोग भी आपसे डरते नहीं हैं, आपके सामने अच्छी मतलब पकड़ बन जाती है आपके उस क्षेत्र में। लेकिन क्या होता है कभी कभी आपको वहां से हटाकर किसी और थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आप नई जगह पर जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की समस्या मिलेंगी, विभिन्न प्रकार के लोगों की निपटाना पड़ेगा आपको, मतलब कि वहाँ पर लोगों का सामना करना पड़ेगा। तो ये कठिन परिस्थिति बन जाती है और तनावपूर्ण बदलाव होता है। तो आप उस स्टेज पर क्या करेंगे अगर आपका ट्रांसफर होता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आप सभी के सामने है कि स्थानांतरण को निश्चय से यानी कि आपकी इच्छा नहीं है उससे भी स्वीकार कर लेना चाहिए और जल्दी ही ग्रामीण स्टेशन पर वापसी आने की उम्मीद करनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर बी है स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है, चलिए मैं थोड़ा ऊपर की तरफ इसको जूम कर देती हूँ, आगे की तरफ बढ़े। ऑप्शन नंबर सी है कि किसी अन्य ग्रामीण स्टेशन में स्थानांतरण की मांग करनी चाहिए
जहां आप अपने काम को और रुचियों से कर सकेंगे। तो अगर आपका ट्रांसफर ग्रामीण पुलिस स्टेशन से शहरी पुलिस स्टेशन में होता है तब आप क्या करेंगे? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा दीदी वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि आप अपने स्थान जो आपका ट्रांसफर हो रहा है उसको आप एक करियर का डेवलपमेंट का हिस्सा मानेंगे, उसको अच्छी तरह स्वीकार करेंगे और खुद को एक शहरी चुनौतियों के लिए तैयार भी करना चाहिए। तो आपको क्या है, अपने ट्रांसफर को एक्सेप्ट करना चाहिए और जो भी आपको आपके करियर में चुनौतियाँ आती हैं आप उसको डेवलपमेंट के लिए सोचिए और अपना ट्रांसफर्स को एक्सेप्ट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर के भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। क्वेश्चन है कि आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण के प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि समझ लीजिए कि आप किसी भी केस की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी केस की क्या है, लीडरशिप कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो एक बंधक है वो संकट ऑपरेशन के अलावा अगले चरण में प्रवेश कर जाता है जहाँ पे आपका महत्वपूर्ण चरण होता है। तो तभी क्या होता है कि आपके बच्चे को जानलेवा क्या है उनकी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है टीम के बीच जो आपका ऑपरेशन है की जिम्मेदारी के कार्यों की एक रणनीति रूप में बांट देना चाहिए, यानी कि अगर आपकी टीम में कुछ बहुत से लोग मिलेंगे तो क्या आप सदस्यों में अपनी जिम्मेदारी को बांट देंगे? या ऑप्शन नंबर बी है कि निपुण सेकंड इन कमांड को पूरी तरह से बागडोर सौंपना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेशन सुलझाने यानी समाप्ति तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार को छुपाना चाहिए, अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपनी चाहिए और अपने अधिकार जो आपके अधिकार है उसको अपने पास रखना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? तो जल्दी से अपने क्वेश्चन का दीजिएगा सही जवाब। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से तरीके से जवाब देना है। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर के सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो भी आपका ऑपरेशन या आपकी केस स्टडी चल रही है उसको आप अपने परिवार तक नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आपका पर्सनल और प्रोफेशनल में अंतर होना चाहिए। जब आप अपने पर्सनल हो तो आपको प्रोफेशनल चीज़ों को दूर रखना चाहिए, जब आप अपने प्रोफेशनल चीज़ में होते हैं तो आपको अपनी पर्सनल चीज़ों को दूर रखना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? जो भी आप ऑपरेशन में शामिल हैं उसकी जो जितनी भी आपकी सूचनाएं हैं उनको आप में अपने परिवार के व्यक्तिगत समाचार को छुपाना चाहिए कि दोनों में इंटरेक्ट ना हो। जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो व्यक्तिगत समस्या होनी चाहिए और जो आपके करियर से संबंधित जो भी आपकी प्रोफेशनल समस्या है वो प्रोफेशनल समस्या होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर के सी। और आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 हाँ आप सभी के फिर से सामने आ गया है कि पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? क्या आपके पास होना चाहिए कि अगर आप पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 137 आप सभी के सामने है। अब मैं पढ़ूंगी ऑप्शन को आपको भी पढ़ना है और ध्यान से सुनना है। टूल के वारंट के तहत खोज गए संदिग्धों की आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। किसी भी पुनर्प्राप्ति फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियरिंग करने की आदत के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए। या बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ित को व्यक्तिगत रूप से जानकारी होने का नाटक करके कॉल करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है डार्क वेब अपराधी खरीदारों के रूप में अभिनय करके एथिकल हैकिंग जाल स्थापित करना चाहिए। तो बताइए अगर आपको चोरी की पहचान करनी हो या प्रतिरूपण अपराधियों की जांच करते समय आप क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि आप क्या करेंगे? टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी की संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं की संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है, किसी को परित्यक्त यानी किसी को महिला को छोड़ दिया गया है, तो महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप बताएंगे यदि समुदाय में मापदंड लंबे समय से स्वीकृत हैं तो मामले को तुरंत खारिज कर देना चाहिए। या बी है देरी को कम करने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में भेजना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है लैंगिक अधिकारों को जिला जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी डी है आपके सामने अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों के स्थान लेने वाले कानून का हवाला देना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 138 के
क्वेश्चन में, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 आपके सामने है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से अदतन अधिक अपराध समझ जाने के लिए शिकायत करती हैं, तो आप क्या करेंगे, यानी कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, जो कुछ जनजातियां हैं वो गलती से क्या है, आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है कि बलात् कबूलनामे स्वीकार रोकती, बड़ा क्या लिखा है, स्वीकार और उक्ति, यानी स्वीकार प्लस उक्ति लिखा है कि निगरानी के लिए निगरानी शिकायत को प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है कि वंचित जनजातियों के अधिकारों को नियुक्त करते हुए विविधता कोटा लागू करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः विस्थापित या स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठक करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 139 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे इसका एक ऑप्शन और है, लगता है कि 139 का इन्होंने क्या है, ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, अब हम आपको इन्हीं तीनों में से आपको ऑप्शन बताना है। तो 139 का कीजिएगा सही जवाब। मैं आपके जवाब को कर रही हूँ इंतजार। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर के सही जवाब देंगे। आप बताएंगे जो कि बलात् है कबूलनामे को जो भी वहाँ पर आप मॉनिटर कर रहे हैं कि निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ जो है उसको स्थापित करना चाहिए, जो कि क्या है वहाँ पर जो है जनजाति गलती से आदतान अपराध समझने लगी हैं। तो आप क्या करेंगे, जो भी वहाँ पर क्या है जो बलात् कबूलनामे होते हैं उनकी निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर के आपके क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी के सामने है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आप जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करते हैं। बताइए, अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं, अगर आप एक जांच में शामिल हैं, आपके द्वारा एक दस्तावेज तैयार किया जाता है जो जिसमें आप पूरी जांच करने के बाद उसे अदालत में पेश करते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या है, जमानत आवेदन बोलते हैं, उसको आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट कहते हैं, या आप उसके गिरफ्तारी वारंट बोलते हैं, या आप बताएंगे प्रथम सूची रिपोर्ट बोलते हैं। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 140 का दीजिएगा सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 140 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि उसको बोलते हैं आप चार्जशीट। कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी अपराधी को अगर शामिल कर लेते हैं तो आप उसको क्या है, अपराधी द्वारा बनाएंगे उसकी सारी ही डिटेल निकाल के एक चार्जशीट बनाते हैं, और वो चार्जशीट क्या है आप अदालत में पेश करते हैं। उसके हिसाब से उस पर कानून क्या है सजा बनाता है, जज क्या है उस चार्जशीट को पढ़कर अपराधी पर सजा सुनाते हैं, तो उसको बोलते हैं चार्जशीट। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और ये बहुत ही आसान और बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप फिल्म या नाटक वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा, जिस कहते हैं ना कि अभी ईडी ने चार्जशीट जमा नहीं की है, कि उसके द्वारा भी चार्जशीट जमा नहीं हुई है, तो जब तक चार्जशीट जमा नहीं होगी न्यायालय में तब तक क्या है उस पर कोई भी कानून या कोई भी सजा उसको नहीं मिलती है। तो चार्जशीट हमको पुलिस अधिकारियों को जमा करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने फिर से है 141 है कि सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए है समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों में त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना। बी है समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। ऑप्शन नंबर सी है निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरे जैसी उन्नत तकनीकी का उपयोग करना। या आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी अपराध को रोकने के लिए पुलिस की दृश्यता और गश्ती बढ़ाना। आपको पुलिस जो सामुदायिक पुलिसिंग होती है उसके पहलू में आपको सबसे अधिक जो प्रभावित करने वाला इसमें से जो कथन है वही आपको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ पुलिस विश्वास और तालमेल बना लेती है तो सबसे अच्छा पुलिसिंग करने का सबसे प्रभावित तरीका यही है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का बन जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको क्वेश्चन करना है। मैंने क्वेश्चन को कर दिया है जूम, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ के इसका आंसर करेंगे। तो चलिए आपके साथ साथ मैं भी इस क्वेश्चन को रीड करती हूँ, आपको भी रीड करना है। तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत इसको LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। LGBT आपको पता होगा
ये एलजीबीटी कानून बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें क्या होता है कि एलजीबीटी एक होता है, इनका जो है सतरंग वाला तिरंगा झंडा होता है, और एलजीबीटी बोलते हैं जो क्या है, मतलब कि जो लड़की लड़की लड़का लड़का और बाइसेक्सुअल होते हैं, और इनको क्या है, हम थर्ड जेंडर की कैटेगरी में भी रख देते हैं। तो आपको पता होगा एलजीबीटी इस टाइम बहुत ज़्यादा से क्या है, ये मतलब सोशल मीडिया पर भी है और समाज में काफ़ी बढ़ चढ़ के ये सामने आ रहा है। तो उससे संबंधित क्या है, कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मानवाधिकार आयोग में सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, हिंसा की धमकी देने वाले कट्टरपंथी तत्वों को निरोधात्मक गिरफ्तारी करनी चाहिए, यानी कि बिना ही उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, बिना ही प्रिवेंट के अरेस्ट कर लेना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है, धार्मिक सिद्धांतों मान्यताओं में सामंजस्य बिठाने के लिए सामुदायिक बैठकें यानी चर्चा करनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है कि समावेशी जीवन शैली में सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। तो बताइए आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 143 का देंगे सही जवाब। मैं आपके क्वेश्चन का कर रही हूँ इंतजार, जल्दी से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका बड़े अच्छे तरीके से आंसर करना है। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था, अगर आपके माइंड में वही चीज़ सेट होगी तो आप इसका क्वेश्चन का बहुत अच्छे से जवाब दे देंगे। तो बताइएगा आप क्या करेंगे। तो आप बताएंगे आप क्या करेंगे, वहाँ पर ऑप्शन नंबर के डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही जवाब। आप क्या करेंगे, जो भी समावेशी जीवन शैली में सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करेंगे, तभी क्या है आप इन सब चीज़ों को संभाल सकते हैं। जब जागरूकता आएगी तो लोग इसके बारे में समझेंगे, और जो भी वहाँ पर कानून है संशोधन की मांग में, उसके हिसाब से आप क्या उनको जागरूक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का बन जाएगा सही जवाब। तो ये थे हमारे 18 के जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, तो ये आपने वहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं 18 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं वो आप कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन वे हैं जो 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। आपने जो वहाँ पर क्वेश्चन पहले जो किए हैं इससे पहले 143 तक, वे हो जाएंगे 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में। अब आपका सेकंड पार्ट शुरू होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन भी मानसिक अभिरुचि से ही संबंधित है। आप अगर पुलिस अधिकारी हैं तो आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, उन सभी आधारों पर ये क्वेश्चन को बनाया गया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो हमारे फरवरी में हुए थे। चलिए पहला क्वेश्चन जो उसके हिसाब से था, लेकिन यहाँ पर 114 के हिसाब से है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत में किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन में निरुद्ध करना चाहिए। या बी है, उसे सरकारी जो किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। या उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए। या परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए, चेतावनी को जारी करना चाहिए। तो बताइए आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 114 का दीजिएगा सही जवाब। मैं आपके जवाब का कर रही हूँ इंतजार, काफ़ी अच्छे से इसको जवाब देना है। तो आप बताएंगे, आप इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। आप बताएंगे उसे सरकारी जो हमारे गवर्नमेंटल जो आश्रय गृह होते हैं उसको आप वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ पर छोड़ने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर कोई 10 वर्षीय बच्चा एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगता हुआ आपको दिखाई देता है, और किसके तहत करेंगे, किशोर न्याय कानून के अनुसार। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 आप सभी के सामने है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक कॉलेज परिसर के छात्र राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई है और प्रभावी अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे। परिसर में जमाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144 जारी कर देंगे, या सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भगदड़ या भड़काने वाले को बिना वारंट के आप गिरफ्तार कर लेंगे। जो भी वहाँ पर भगदड़ मचा रहे हैं या वहाँ पर कोई भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, क्या आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे। या ऑप्शन नंबर सी है, मध्यस्थता प्रयास के लिए छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है, उपद्रवियों को रोकने के लिए आवश्यक हो तो बल का भी प्रयोग करना चाहिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब बनेगा। आप बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। वहाँ पर मध्यस्थता बिठाने की कोशिश करेंगे और जितने भी वहाँ पर छात्र संघ होंगे उनको सबको बिठाएंगे आपसी सहमति से, आपसी मेल मिलाप से। अगर वहाँ पर वो झड़प हिंसक समाप्त हो जाती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी बनेगी मध्यस्थता की। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। धार्मिक रूप से संबंधित जो संवेदनशील इलाकों में दंगे भड़क उठते हैं
जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, तो आप क्या करेंगे? यदि समूह प्रतिबंधों का उल्लंघन करके पत्थरबाजी करते हैं तो लाठीचार्ज करने का आदेश देना चाहिए। हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैसीय गोले दागने चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है, सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदायों के बुजुर्गों से बात करनी चाहिए। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन नंबर 16 का क्या जवाब हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था वो भी मेथड इस क्वेश्चन में फिट हो रहा है कि सुलह और शांति की अपील करने के लिए जो समुदायों के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो उम्र में बड़े हो जाते हैं, उनसे क्या है आप बातचीत करेंगे कि देखिए ऐसे संवेदनशील इलाके में जो धार्मिक रूप से यह दंगा भड़कने के लिए भड़का हुआ है, आप उसको शांत कराइए। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी बनेगी आपसी सामंजस्य या आपसी मध्यस्थता या आपसी बात से अगर मामला सुलझ जाता है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी उसी ऑप्शन को देनी है। आगे की तरफ चलेंगे। अगर आपकी रियल लाइफ में भी ऐसी होता है तो आपको तभी भी यही करना है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। अक्सर जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से नवजात शिशु की चोरी के मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यानी कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और किसी हॉस्पिटल में क्या है, नवजात जो बच्चे होते हैं उनकी चोरी के मामले बहुत ज़्यादा से बढ़ गए हैं, आपको उनको कंट्रोल करना है, तो आप कैसे करेंगे? प्रसूति बोर्ड में जो आगंतुक होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, सुराग के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों को फोन कॉल को अवरोध करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है, गुप्त महिला कांस्टेबल को वहां पर क्या है, गर्भवती के रूप में तैनात कर देना चाहिए या डिकोय के रूप में तैनात कर देना चाहिए। तो बताइए इस क्वेश्चन नंबर जो 117 है इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो लेबर रूम होता है जहाँ पर डिलीवरी की जाती है, उसके जो एग्जिट और उसका वो आप वहाँ पर एंट्री लेते हैं, उसके आसपास जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनका क्या है, आपको एनालाइज करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कैमरों का कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब कब फोन आ रहा है, कब कब फोन गया। तो उन सभी चीज़ों को आपको विश्लेषण करना चाहिए, उनका एनालाइज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फिर से आपके सामने है कि आप एक जांच अधिकारी हैं। दंगे के आरोपी एक राजनेता के पदोन्नति की पेशकश करते हुए आपको आरोप वापस लेने का अनुरोध करता है, तो अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप एक जांच के अधिकारी हैं और दंगे के जो आरोपी हैं वो एक राजनीतिक मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका संबंध है। वो नेता कहता है कि मैं आपको क्या है, मतलब कि आपकी पदोन्नति करवा दूंगा, यानी कि आपको मैं, वो होता है ना कि मतलब आपको और भी इससे ऊंचा बड़ा पद मिल जाएगा, उसकी पेशकश करता है। अब और कहता है कि आप क्या है, ये जो केस चल रहा है इसको आप वापस ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे? गुप्त रूप से रिश्वत लेने के बाद धमकियों के आगे झुकने का नाटक करना चाहिए। बी है, प्रतिक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। नेता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी सबूत को रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है, आरोपी नेता के खिलाफ गवाही देने वाले मुख्य गवाह को परेशान करना चाहिए। तो बताइए आप क्या करेंगे? क्या आप रिश्वत ले लेंगे या क्या करेंगे? जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर के बी। आपको क्या करना है, कुछ को ध्यान नहीं देना है, प्रक्रिया को अनुसार निष्पक्ष जांच करेंगे और अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएंगे। यही आपका कर्तव्य है और यही आपका कर्तव्य होना चाहिए अगर आप एक पुलिस अधिकारी बनते हैं तो। ऑप्शन नंबर के बी, अगर आप एक अच्छे नागरिक भी बनते हैं तो आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप एक महानगरीय शहर में एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की जांच के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाइयों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करने और नियम को लागू करना होता है। आपको लगता है कि यदि आपके कौशल और अनुभव क्या है आपको बर्बादी है, तो आप क्या करेंगे? आप तो एक तो थे एक किसी पुलिस स्टेशन में, लेकिन आपको हटाकर वहाँ से क्या कर दिया गया, ट्रैफिक पुलिस में भेज दिया गया है। वहाँ पर आपको क्या है, यातायात के कानूनों का पालन करवाना है और वहाँ पर उसको मैनेजमेंट भी करना है। तब आप क्या करेंगे? स्थानांतरण का विरोध करना चाहिए। अपनी पिछली भूमिकाओं को बहाल करने की मांग करनी चाहिए कि देखिए मैं स्थानांतरण नहीं कराऊंगा, जो मेरा पैसा चल रहा है मैं उसी में ही रहूंगा। आप ऐसा करेंगे? या स्थानांतरण को एक अस्थायी रुकावट के रूप में स्वीकार करना चाहिए और जल्दी ही बेहतर पोस्टिंग पाने की उम्मीद करनी चाहिए। या सी है, किसी
अन्य इकाई के अनुकूल स्थानांतर पाने के लिए अपने इन इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनको संपर्क करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है, नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल को अपनी चुनौतियों से सीखना चाहिए। तो बताइए आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी। आपको ट्रांसफर को तो रिजेक्ट करना ही नहीं है, आपको ट्रांसफर को एक्सेप्ट करना है, चाहे वो आपको कहीं भी भेजे, कुछ भी कराए, आपको अपना ट्रांसफर 100% किसी भी हालत में आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है तो आंख बंद करके इस क्वेश्चन को लगा दीजिएगा। 99.99% आपका क्वेश्चन का जवाब सही बनेगा। तो इस भी क्वेश्चन में सवाल बनेगा कि नई भूमिका को अपनाना चाहिए, यातायात प्रबंधन को अपनी चुनौतियों से सीखना चाहिए। ऑप्शन नंबर के डी क्वेश्चन नंबर 119 का सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 है कि बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको क्या है नियतकालिक प्रकोष्ठक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है तो आप क्या करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देती हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और फिर इसका आंसर भी करना। यानी कि क्या है कि बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक जो प्रकोष्ठक होते हैं ना के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो आपको क्षतिग्रस्त मोबाइल मिलता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, उंगलियों को निशान से कोई छेड़छाड़ ना हो सके ध्यान रखते हुए उसे कागज में लपेटना चाहिए, उसे मोटे कपड़े के थैले के अंदर रखना चाहिए ताकि विस्फोट से कोई और क्षति न हो। या ऑप्शन नंबर सी है, एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है, पृथक साक्ष्य के लिए पहले सिम कार्ड और बैटरी जैसे हिस्सों को अलग कर देना चाहिए। तो बताइए आप क्या करेंगे। एक बार क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा और क्वेश्चन का कीजिएगा सही आंसर। मैं आपके जवाब को कर रही हूँ इंतजार, तो जल्दी से करना है आपको अपने क्वेश्चन का आंसर। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, अच्छे समझ लिया होगा और इसका आंसर भी आप कर रहे होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा आपको क्या है, एंटी जो स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले विस्फोट स्थल की क्या है तस्वीर लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 121 है कि संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑप्शन के बीच आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरणों का कैंसर है, तब आप क्या करेंगे। मान लीजिए समझ लीजिए आप एक संगठित अपराधियों के खिलाफ के लिए एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच है और आपको पता चलता है जो भी आपकी पत्नी या पति है उसको क्या है, एक कहते हैं ना कि जो कैंसर की क्या है स्टेज होती है, तो उसकी एक मतलब हाई स्टेज में पहुंच गया उसको कैंसर है, तब आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है, देखभाल के लिए परिचालन नेतृत्व को अस्थायी रूप से स्थगित करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर बी है, यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार देखभाल जो संभाल लेंगे मात्र ध्यान केंद्रित करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है, ऑपरेशन के कुछ नियोजन स्थलों को रणनीतिक रूप से सौंपना चाहिए। तो इसमें तीन ऑप्शन थे, तो तीनों ऑप्शन से इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो जल्दी से दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी हो जाएगा कि आप क्या ऑपरेशन के जो कुछ हिस्से होंगे नियोजन क्षेत्र उसको रणनीति से क्या है आप सौंप देंगे कि भाई थोड़ा काम आप कर लीजिए थोड़ा आप काम कर लीजिए, क्योंकि आप क्या है कोई भी अगर काम करते हैं तो आप टीम वर्क में काम करते तो अपने टीम के सदस्यों को थोड़ा थोड़ा काम सौंप देंगे और थोड़ा सा समय आप अपने जीवन साथी को भी देंगे। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन है कि विध्वंसक खतरों को रोकने के लिए निगरानी उपायों को बढ़ाना चाहिए, सांख्यिकी गिरफ्तारी डेटा रुझानों की समीक्षा करके चिंताओं को स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, क्रियान्वयन अंतरालों को समझने के लिए सामुदायिक चर्चा आयोजित करनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है, समावेशित प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र बलों को वरीयता कोटा लागू करना चाहिए।
और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िए, तभी आप इन क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि इन क्वेश्चन को अगर आपने गलत किया तो ये आपकी मिस्टेक है, क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ से संबंधित होते हैं। क्योंकि इसमें कहा जाता है कि अगर आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है तब आप क्या करेंगे। तो ये आपकी माइंड एबिलिटी पर करता है, डिपेंड करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मानसिक अभिरुचि, कि आप किसी भी चीज़ के बारे में कितना डेप्थ तक सोच सकते हैं। तो 122 का कीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा। क्रियान्वयन अंतरालों को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाओं को आज आयोजित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जहाँ चर्चा होंगी तो वहाँ पर तर्क वितर्क होगा। तो वहाँ से क्या है, जितने भी मतलब लोगों के बीच जो विचार होते हैं वो सभी आपको मिलेंगे, तब आप जाकर वहाँ पर कुछ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, आपको क्या करना चाहिए। मामले को विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित के व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चाएं करानी चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमले के मामले के रूप में समान समझना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब हो जाएगा, हम बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी। जो भी महिलाएं हैं, आप एक महिला सेल प्रतिनिधि से रूप में क्या है उसको जो प्रारंभिक चर्चाएं हैं वो करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये उसका ऑप्शन नंबर डी था, ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिकरण क्या है। मान लीजिए अगर आप एक पुलिस अधिकारी बन रहे हैं तो आपने इस पेशे को चुनने का आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी, जो प्राइमरी आपका रीजन था कि आपने पुलिस अधिकारी क्यों चुना, वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, अपराधियों को पकड़ने के लिए आप उत्साहित हैं, या यह नौकरी आपकी सुरक्षा प्रदान करती है, या देश की सेवा करने का आपको अवसर मिलता है। तो आपने पुलिस अधिकारी बनना ही क्यों चाहा, ये पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी या आपकी प्राथमिकता क्या थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का कीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, इसलिए आपने क्या पुलिस अधिकारी बनने का चाहा, यही आपकी क्या थी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। ऑप्शन नंबर के डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक पहचानना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्न में से कौन सा रैंक जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है। 1 सितारा होता है, 2 सितारा होता है, 3 सितारे होते हैं, 4 सितारे होते हैं। यानी कि पुलिस रैंक में जो उप निरीक्षक होता है, उप निरीक्षक जो होता है यानी कि जिसको हम सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, एसआई जिसको हम बोल देते हैं, तो उसके लिए उसकी जो वर्दी पर जो निशान चिन्ह होते हैं वो कितने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे 2 स्टार लगे होते हैं, कहते हैं 2 स्टार। सब इंस्पेक्टर को आप 2 स्टार बोल देते हैं, जिसको सब स्टाफ इंस्पेक्टर बोलते हैं, एसआई। तो ऑप्शन नंबर के बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू का गोला इस्तेमाल करते हैं। निर्देश के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई करना गलत होगा। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए है घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना। ऑप्शन नंबर बी है यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना। सी है क्षेत्र में मीडिया की प्रवेश को अनुमति देना। या डी है पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 126 था, जल्दी से कीजिएगा सही जवाब, मैं आपके जवाब का कर रही हूँ इंतजार। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। आप क्या है क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति दे देंगे। ऑप्शन नंबर के सी आपका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। तो ये थे हमारे 18 तारीख की फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में पूछे गए जो 2024 में फरवरी का एग्जाम हुआ था पुलिस का, जो हो गया था पेपर लीक होने के कारण इसको रद्द कर दिया गया था। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन क्या मानसिक अभिरुचि से 10 यानी कि 20 से 21 सवाल आपसे पूछे गए थे। तो मैंने 18 की शिफ्ट में हुए यानी 17 की शिफ्ट में हुए दोनों सवालों को पेपरों को आपके सामने रख दिया है। और ये हमारा मानसिक अभिरुचि का सेकंड पेपर था, यानी कि पार्ट 2 था। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको करा दिया है,
वो भी घटना चक्र की टो सीरीज में जो 10 क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराए थे, वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मिले थे 1 घंटा 48 मिनट की क्लास में मैंने आपके सामने डिस्कस किए थे। तो ये थी हमारी सेकंड मैराथन मानसिक अभिरुचि की। आपको इसी क्लास को, इन मानसिक अभिरुचि को क्लास को इतना ही अच्छे से, इतना ही अपनी ईमानदारी से क्लास करना है जैसे कि आप हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस और क्या है आप मैथ की कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिलने वाले हैं। और 10 से 12 क्वेश्चन आपकी सफलता के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये आप ही जानते हैं, क्योंकि वैकेंसी 5 साल बाद आई है, 5 साल बाद फिर से आएगी, इतने आप ओवर एज हो जाएंगे, तो आपको ये मौका अपने हाथ से छोड़ना नहीं है। और मेरी आपसे यही उम्मीद होगी, और मैं आपकी उम्मीद का 100% विश्वास करती हूँ कि आप ये क्लास उतनी ही प्यार, उतनी ही जोर शोर से, इतनी ही उम्मीद से करेंगे जितने कि आप और क्लासों को प्यार देते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी से लेती हूँ विदा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में इसी जोश, इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको रिजल्ट तक परिवार को अगर जोड़ना अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।